उत्तराखंड की पावन नगरियों में से एक हरिद्वार विधानसभा भी है। हरिद्वार विधानसभा में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता को खुश करने में लगे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर सरिता अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर साइकिल पर सवार होकर हरिद्वार की जनता से वोट मांग रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सरिता अग्रवाल एक समाज सेवी हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने फ्री एम्बुलेंस चलवाकर लोगों की काफ़ी मदद की थी। आज भी उन्होंने 2 स्कूल और कुछ बस्तियों को गोद लिया है, जिसका खर्च वो अपने पैसों से उठाती हैं। समय समय पर अपना दायित्व निभाते हुए और भी कई तरह की समाज सेवा करती रहती हैं। जब हमने डॉक्टर सरिता अग्रवाल से हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का मकसद पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। उत्तराखंड इलेक्शन 2022 में सभी प्रत्याशी जो है जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं। कोई चूल्हे पे रोटियां सेक रहा है तो कोई चाय बना रहा है। लेकिन हम आपको जिस प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं उनका अंदाज कुछ अलग है। उनका अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। वो है हरिद्वार की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सरिता अग्रवाल जी हमारे साथ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सरिता जी, हम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हमने सुना भी है कि आपका अंदाज लोगों से मिलने का और वोट मांगने का काफ़ी अलग है। ना आप चूल्हे पे रोटियां सेक रही हैं, ना आप चाय बना रही हैं बाकी प्रत्याशियों की तरह। तो क्या कर रही हैं वो अंदाज आप अपने मुंह से ही बताइए। देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ और मैं जिस क्षेत्र में भी जा रही हूँ महिलाओं का मुझे विशेष तौर पर समर्थन मिल रहा है। और महिलाएं इस बार चाहती हैं, महिलाएं मुझे गंदगी दिखाती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं। किसी की पेंशन नहीं बन पा रही है, 1000 परेशानियां, समस्याएं इतनी सारी हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनको सांत्वना कैसे दूँ। मैं उनको केवल यही समझा रही हूँ कि मैं उनका साथ तब दूंगी जब वो मेरा हाथ मजबूत करें। मैं समाज सेवा के उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, महिला के हाथ मजबूत कीजिए। पहली बार समाजवादी पार्टी ने एक महिला का सम्मान किया है और महिलाओं को आपके बीच में उतारा है। मैं उनसे ये बात कह रही हूँ कि एक पार्टी ने महिला का सम्मान करते हुए महिला को एक उतारा है। तो अगर आप लोग अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, महिलाओं को की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप मेरा साथ दीजिए। सरिता जी, हमें पता चला कि आप लोगों को फूल देके जो है वोट मांग रही है, तो मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपना चुनाव संयम और सादगी से लड़ना चाहती हूँ। मैं कौन सा फूल दे रही है? पीला, लाल, कौन सा? मैं एक गेंदे का फूल दे रही हूँ, जो इस समय काफ़ी मिल रहा है, बाज़ार में मिल रहा है। तो इसलिए बात फूल की नहीं है ना, गुलाब भी दे सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं, गेंदा भी दे सकती हूँ। केवल एक ये ना एक प्यार का प्रतीक है। मैं उनसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपका फूल देकर आपका सम्मान कर रही हूँ, आप भी वोट देकर मेरा सम्मान कीजिए। और क्योंकि सादगी से मैं इस चुनाव को लड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये धन बल की लड़ाई मैं नहीं लड़ सकती हूँ। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है जितना कि मेरी और जो विरोधी पार्टी हैं उनके पास जितनी ताकत है। शायद मैं उसमें कहीं पीछे हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं समाज सेवा करती आ रही हूँ पिछले 20-25 सालों से, लोग मेरे कामों को जानते हैं। तो उस तरह से लोगों का मुझे इतना समर्थन मिल रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। बाकी तो जनता बताएगी कि वो मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। पीला फूल जो है मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। सरिता जी, जो है आप, हमें पता चला कि आप बीजेपी में थी, तो जो है जबकि बीजेपी का उत्तराखंड में काफ़ी अस्तित्व भी है, तो जो है क्यों छोड़ा आपने, समाजवादी पार्टी में क्यों चली आई? मैं अन्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा मानना यह है, मैं पिछले काफ़ी सालों से बीजेपी में रही हूँ, उनकी एक अनुशासित सिपाही रही हूँ। मैं पदों पर भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को पद नहीं थे, लेकिन मैं एक मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी। उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि बेसिकली मैं एक समाज सेवी हूँ। काफ़ी टाइम से मैं समाज सेवा करती आ रही हूँ। तो मेरा मानना ये था कि बीजेपी को थोड़ा सा मेरे कार्यों के रुझान को देखते हुए मुझे अपना एक प्रत्याशी मानना चाहिए था। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि एक परिवारवाद चल रहा है। पहले उनके जो शुभचिंतक हैं वो मैदान में उतार देते हैं, हमारे माननीय विधायक जी। फिर पिछले 20 सालों से आप ये देखिएगा, पिछले 20 सालों से एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति हरिद्वार की राजनीति कर रहा है। तो ये इसको मैं सरासर गलत मानती हूँ।
बीजेपी के जो हमारे बड़े नेतागण हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एक समाज सेवी जो हरिद्वार को दिशा दे सकता था, वो शायद ज़रूरी नहीं है कि एक परिवारवाद या एक पिछलुग्गू वाली नीति चले। तो थोड़ा मेरे को उससे आहत हुई मैं, और मुझे लगा इतने में मेरे सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफ़र आई कि आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, महिलाओं का आप प्रतिनिधित्व करिए। तो मेरी सोच ये है कि पार्टियां सब अच्छी हैं और सभी बुरी हैं, सब एक जैसी हैं मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है कि जो उसमें लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनसे हमारी पार्टियां मजबूत बनती हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक माध्यम बन सकती हूँ समाज सेवा के लिए, आगे आऊँ और मैं लोगों के बीच आऊँ। किन मुद्दों के साथ जा रही हैं आप सरिता जी लोगों के बीच, और किस तरह से जनता को जो है समाजवादी पार्टी के लिए आकर्षित कर रही हैं? मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रही हूँ, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। मैं जिस परिवार में जाती हूँ, स्मैक गांजा हर घर में। इवन आप ये देखिएगा, हर की पौड़ी का जो एरिया है बड़ा हमारा पवित्र एरिया माना जाता है ना, इसकी विश्व में एक साख है, और वहाँ पर हर घर में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो अगर चाहें तो इस तरह के कारोबार को रोक सकते हैं, लेकिन वो लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, हमारे युवाओं को उस तरफ धकेल रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए अपना गुलाम बना रहे हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, और मैं इस बात का पुरजोर विरोध कर रही हूँ कि हमारे परिवारों को बचाने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, और शायद मैं वो लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। महिलाओं की रसोई इतनी महंगी हो गई है, लोग कह देते, जिस घर में भी मैं जा रही हूँ 600 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। आप देखिए, कोरोना टाइम में 2 साल हो गए हैं, हर घर की स्थिति एक सी है। मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार की हूँ, मैं जानती हूँ कि आज घर चलाना कितना मुश्किल काम है। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा महंगाई पे रोक लगनी चाहिए, हमारी जनता जो त्रस्त हो चुकी है उसको राहत मिले। इसी बात को मैं अपने मतदाताओं से अपील कर रही हूँ कि आप लोग मुझे, मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे समर्थन दें, तो शायद मैं ये जो भ्रष्टाचार की जो लड़ाई चल रही है इस समय, उसमें कहीं मैं अपना सहयोग दे पाऊँगी। तो आप सरकारी नौकरी भी कर रही थी पहले, तो फिर जो है नौकरी से फिर राजनीति में कैसे आई, कब आई और क्यों आई? नहीं, सरकारी नौकरी तो मैं कभी नहीं कर रही थी। मेरे हस्बैंड सरकारी ऑफिसर थे, चीला यहाँ पावर हाउस है, उस वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और उनकी प्रेरणा से मैं समाज सेवा कर रही थी। काफ़ी टाइम से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। अच्छा, आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है, तो जो है डॉक्टर रही हैं या प्रोफेसर वाली डॉक्टर? मुझे PhD डीलिट की मानद उपाधि मिली हुई है, और समाज सेवा के लिए, और हिंदी साहित्य के लिए मैं काम करती हूँ। मुझे नेपाल गवर्नमेंट ने भी 21 लोगों का एक वो था, टीम थी, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं इस तरह से हिंदी के थ्रू थोड़ा समाज की सेवा कर रही हूँ, और समाज सेवा के लिए मुझे ये उपाधि दी गई है। मुझे भारत गौरव सम्मान भी दिया गया है मेरी समाज सेवा के लिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब काफ़ी शिक्षित, मतलब अगर जनता पे भरोसा जाती थी तो काफ़ी शिक्षित नेता होंगे आप। तो जो है, अगर ये बात बहुत सही है कि अगर कोई शिक्षित है तो वो जो है अपने क्षेत्र का, अपनी विधानसभा का विकास वाकई बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि शिक्षा जो है विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना शिक्षा के सब कुछ, मतलब जैसा कहा जाता है कि अंधकार में है, तो बिल्कुल अंधकार में है। तो अब कितने घंटे मतलब आप दे रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, कितना राजनीति में दे रही है, कितने घंटे लगा रही है? मैं सुबह 9 बजे निकल पा रही हूँ, क्योंकि आजकल ठंड है, मेरे अकेले के निकलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ठीक 9 बजे रेडी हो जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी ऊर्जा है कि अभी मैं 2-3 घंटे और प्रचार कर सकती हूँ। और हम लोग ऑन फुट मतलब कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर, पैरों पर, कोई गाड़ी नहीं, कोई उस तरह से कन्विंसिंग नहीं कर रही हूँ मैं। और ऊर्जा तो लानी पड़ेगी, और मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं में बहुत ऊर्जा है, और इसी नाते मैं हर महिला से ये अपील कर रही हूँ कि हर महिला मेरा साथ दे। इस समय हरिद्वार की जनता से मैं ये अपील कर रही हूँ कि वो मेरा साथ दें, मेरी मजबूती बने। शायद मैं इस भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी की लड़ाई है उसको मैं दूर कर पाऊँ। जी, यहाँ हरिद्वार विधानसभा की कोई 2 समस्याएं बताइए जो सबसे बड़ी है, और अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो सबसे पहले आप उसे ही प्राथमिकता देना चाहती हैं? सफाई यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ भी मैं गई हूँ लोग परेशान हैं। महिलाओं का पहला कहना यही रहता था कि जो हमारी ये समस्या को सॉल्व करेगा हम तो उसे वोट देंगे। तो एक तो मैं जितना महसूस कर रही हूँ, क्षेत्र में बहुत गंदगी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस राज्य में लोग त्रस्त हो गए हैं, वो चाहते हैं बदलाव की, सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब बदलाव होना ज़रूरी है। और मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार महिलाएं, बच्चे, हमारे युवा सामने आएँ
और इस लड़ाई में साथ दें। और एक मैं अपील और अपने मतदाताओं से कर रही हूँ, बार बार मैं एक अपील कर रही हूँ, जब मैंने उनकी परेशानियाँ देख रही हूँ तो मैंने उनको एक वादा किया है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक वादा कर रही हूँ हरिद्वार की जनता से कि अगर वो लोग मुझे, मैं एक स्पष्ट छवि की महिला हूँ और पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी वर्ग की महिला हूँ, और मैं ये चाहती हूँ अगर वो लोग मुझे चुनेंगे तो मैं विधायक निधि का एक एक पैसा जनता के हक के लिए खर्च होगा। इवन जो विधायक सैलरी होती है उसका भी मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, वो महिलाओं और बच्चों के लिए खर्च होगा। गरीब जनता की, गरीब लड़कियों की शादी वगैरह में मैं खर्च करूँगी। एम न्यूज़ के द्वारा आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा सरिता जी ने बताया, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, और दूसरी बात ये कि उन्होंने बताया कि मतलब जो है यहाँ पर उन्हें लोकल मुद्दे पता हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर युवा जो है नशे में ही रह रहा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की रसोई बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और सफाई जो जैसा कि मतलब लोग ये जानते हैं कि हरिद्वार है तो यहाँ साफ़ सुथरा होगा, भगवान जो है भगवान की नगरी है, यहाँ पर देवों की नगरी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ चंगा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, सरिता जी ने आपको बताया। और अगर उन पर जनता भरोसा जताती है तो उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान भी एम न्यूज़ के द्वारा किया है। तो जो है हम उम्मीद करते हैं कि जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया तो जनता भी आप पर भरोसा जताया। 10 मार्च को क्या परिणाम आते हैं ये एम न्यूज़ आपको जरूर दिखाएगा। बस आप लगातार एम न्यूज़ के साथ बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।